लेकिन जब उसने मेरे सवाल के जवाब में अनिल विश्वास का नाम लिया तो मैं अपनी बेसाख्ता हैरत पर काबू नहीं पा सका। बेख्तियार मेरी नजरें उसके हसीन चेहरे पर मरकूज हो गईं। रीना ने मेरे हाथ पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाकर मुझे बाईं आंख मारी और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने अपनी नरमी और शराफत से मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारी जगह अशोक होता तो नशे में धुत होता और कमरे का दरवाजा बंद करते ही किसी दरिंदे की तरह मुझ पर टूट पड़ता। तुम धीमे मिजाज के मालिक हो, मगर तुम्हारा चेहरा चुगली खा रहा है कि इस वक्त तुम अंदर ही अंदर सुलग रहे हो। वो बैकी नहीं थी, लेकिन नशे में जरूर थी। जब निगाहें खुमार से बोझल हो जाएं और जुबान पर लुकनत तारी होने लगे, अल्फाज टूट टूट कर अदा हों, तो जहन नशे की गिरफ्त में आ चुका होता है। नशे की रूह में रीना का जहन बस उसी समत में चल रहा था जिधर वो सोच रही थी। उसे यह अंदाजा नहीं हो सका था कि मेरी कैफियत में तब्दीली उसके होशरुबा कुर्ब की वजह से नहीं आई थी, बल्कि उसके अंकल के नाम ने अपने कानों पर से मेरा एतबार उठा दिया था। तुम बहुत अच्छी और खूबसूरत हो, मैंने अचानक पैंतरा बदल कर कहा। इतनी खूबसूरत कि तुम्हें छूते हुए डर लगता है। तुम जज्बों से ज्यादा हसीन और कांच की गुड़िया से ज्यादा नाजुक हो। तुम्हें छूते हुए डर लग रहा है कि कहीं टूट न जाओ, तुम्हारा रंग मैला ना हो जाए। सब औरतें बेवकूफ नहीं होती, बाज बहुत ज़हीन और तरार होती हैं। गजाला और वीरा इस जहानत की जिंदा मिसालें थीं, लेकिन इस सिन्फ में एक खराबी बहरहाल पाई जाती है। खुशामद और तारीफ और तौसीफ के सामने हर औरत है और लड़की की अकल कूच कर जाती है और वो अपनी खुशामदी के हाथों में मोम की गुड़िया बन जाती है। मेरे नफे तुले तारीफी फिक्रों पर रीना के वजूद में सोया हुआ औरत का गरूर जाग उठा। बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी गर्दन थोड़ी सी तन गई। उसने तीखी चितवन से मेरी तरफ देखा। मैं उसकी आंखों में आंखें डाले रहा। उसकी गिरफ्त इस्तरारी तौर पर ढीली हो गई। उसकी उंगलियां मुस्तरिबाना अंदाज में मेरी हथेली की पुष्ट पर हल जुल रही थी। किसी खास कोशिश के बगैर मेरा हाथ बहुत नरमी से उसके हाथ में से फिसल आया। मेरे ज़हन में पुलिस वालों की जांच पड़ताल ताज़ा थी। जब रीना बीसियों मेज़ों को छोड़कर बाल रूम में मेरे पास आई तो मुझे अंदेशा हुआ था कि कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। किसी को मुझ पर शुबा हो गया और उसने रीना की सूरत में मेरे ऊपर एक खूबसूरत जाल फेंका है। उसने अपनी आमद की नहायत मौजू तावील पेश की थी। वो किसी मेज पर अकेली बैठी रहती तो उसे अपने साथी बनाने के इतने उम्मीदवार उसके पास आते तो वो बेजार हो जाती। मैं उसके अचानक टकरा जाने पर किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हुआ था। मेरा रवैया खालिस मुदाफाना रहा था। अपने लिबास और रख रखाव से वो किसी आसूदा हाल और रोशन ख्याल घराने की लड़की मालूम होती थी। उसने जिस अंदाज में अपने मफलूज माँ और ओबाश बाबा की कहानी सुनाई थी, इससे भी यही अंदाजा होता था कि दौलत की रेल पेल ने रीना के बाप की आंखों पर दबीज पर्दे डाल दिए थे। अपने रंग रलियों में डूबकर उसने ये सोचा ही नहीं था कि उसकी अपनी बेटी किसी और के डैडी या पापा की खलवतें आबाद करने की उम्र में भटक रही होगी। मैं इतनी नाजुक भी नहीं हूँ, रीना अटलाकर रुक रुक कर अल्फाज को खींचते हुए कह रही थी। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं अनाड़ी नहीं हूँ। अशोक ने मुझे मर्द और औरत के रिश्तों के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया है। तुम बिला वजह शर्मा रहे हो। लोहा ज्यादा तप जाए तो यकायक पिघल जाता है। इसे बर वक्त पानी में डाल दिया जाए तो वो ठंडा होकर अपनी असल से बेहतर हो जाता है। तुम लोहे से ज्यादा मजबूत नहीं हो। अपने साथ जुल्म न करो, मेरे करीब आ जाओ। अभी तुमने अपने अंकल का क्या नाम बताया था? मैंने उस खौफनाक नाम की अहमियत कम करने के लिए अनजान बनकर पूछा। अंकल अनिल बिस्वास, उसने पुरगुरूर लहजे में तुराया। मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगी। तुम्हारे दिन पलट जाएंगे। हो सकता है किसी वक्त मैं तुम्हारे साथ पाकिस्तान की सैर के लिए चली जाऊं। इस वक्त रीना बहुत कमजोर हो चुकी थी। नशे ने उसकी सोच को इतना माऊफ कर दिया था कि वो एक ही रुख पर बोले जा रही थी। फिर इस पर गहरा जज्बाती उबाल भी छाया हुआ था। मेरी कोशिश थी कि इन कमजोर लम्हों में मैं उससे ज्यादा सच उगलवा दूं। अंकल बिस्वास अगर इतना कारामद आदमी है तो मैं उससे जरूर मिलूंगा, मगर तुम मुझे एक बात बिल्कुल सच सच बता दो। शराबी कभी झूठ नहीं बोलता, मर्द ना औरत है, उसने पूरे एतमाद अंदाज में कहा। मैं अब तक सच बोलती चली आई हूं। तुम्हें जो पूछना है वो पूछ लो। उसका जवाब सच के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तुम पहले से कोई प्रोग्राम तय करके मुझ तक पहुंची थी या महज इत्तिफाक ने हमें यकजा किया है? कई बार बता चुकी हूं और अब फिर सुन लो कि ये एक इत्तिफाक है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ और तुम्हारी दस्तरस में हूं। अशोक पर वक्त आ जाता तो शायद मैं निगाह भर कर भी तुम्हारी तरफ ना देखती। वो बाद में भी आ गया होता तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करके उसके साथ चल दी होती। बरसों की दोस्ती को जरा सी देर सवेर की भींट नहीं चढ़ाया जाता, मगर आज उसके सितारे खराब और तुम्हारे अरूज पर हैं। वो गायब है, मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। हमारे निकल आने के बाद वो पहुंचा होगा तो अब किसी पागल की तरह मुझे पूरे होटल में ढूंढता फिर रहा होगा। उसकी सजा यह है कि आज वो यूं ही कांटों पर लौटता रहे। बहुत सफाक और अजियत पसंद हो तुम। मैंने एक कुर्सी पर बैठकर अपने जूतों के बंद खोलते हुए कहा। इसकी परेशानी का तसव्वुर करके खुश हो रही हो। ये भूल रही हो कि वो होटल के काउंटर से तुम्हारे कमरे का नंबर मालूम करके सीधा यहाँ पहुंच सकता है।
मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं लड़ने भिड़ने वाला आदमी नहीं हूं। वो लाल पीला होता हुआ आया तो मैं तुम्हें भूलकर खामोशी से बाहर निकल जाऊंगा। वो मखमूर अंदाज में हंस पड़ी। इस वक्त तुम्हारा चेहरा लाल गुलाबी हो रहा है, किसी लड़की की तरह शर्मा रहे हो। अशोक आया तो सदमे से पीला पड़ा हुआ होगा। तुम लड़ने भिड़ने वाले नहीं हो, वो बुजदिल है। तुम्हारे कमरे से जाने से पहले खुद उल्टे कदम लौट जाएगा। वो मेरा सिर्फ दोस्त है, मंगेतर नहीं है। उसे मेरी निजी जिंदगी में दखल अंदाज होने का कोई हक नहीं है। उसे उकताकर मैं किसी वक्त भी किसी से दोस्ती कर सकती हूँ। वो खामोश होकर चंद सानियों तक जेरे लब मुस्कुराती रही, जैसे दिल ही दिल में कुछ सोचकर महजूज हो रही हो। फिर नीम मकाराना लहजे में बताने लगी, वो इस कमरे तक कभी नहीं पहुंच सकता। मैं हर मर्तबा नाम बदल कर होटल का कमरा बुक कराती हूँ। रिकॉर्ड में एक ही नाम बार बार आता है तो बदनामी होती है, बात पापा के कानों तक पहुंच सकती है। आज मैंने मिसेस रोशन खम्बाटा के नाम से कमरा लिया है, बताओ वो कैसे पहुंचेगा। रीना हसीन और ओबाश होने के साथ साथ चालाक भी थी। अशोक के इस कमरे तक आने की हर राह मसदूद कर दी गई। वो इस कमरे में मिसेस रोशन खम्बाटा बनी हुई थी। अशोक अगर आ भी जाता तो उसे रीना अजीत राय की तलाश होती। वो रिकॉर्ड का मामला था। होटल के रिकॉर्ड पर रीना अजीत राय का सिरे से कोई वजूद नहीं था। वो अदबनाशना, बेहुदा और जदीद आशिक पूरा होटल छान लेता, फिर भी उसे रीना का कोई सुराग नहीं मिल सकता था। मिर्जेन में एक हलचल सी मची हुई थी। वह अशोक का कोई मामला नहीं था। हम दोनों रीना के लिए हुए महफूज कमरे की दीवारों में महसूर हो चुके थे। वहां हमारी मर्जी के खिलाफ कोई अजनबी दखल अंदाज नहीं हो सकता था। मेरे जहन में रह रहकर यह अंदेशा सर उबार रहा था, क्या अशोक रीना की जिंदगी में आने वाला कोई जीता जागता किरदार हो तो हो, मगर इसकी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं थी जितनी रीना जाहिर कर रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे शुबा हो रहा था कि अशोक की कहानी बिल्कुल बोगस थी। रीना ने मुझ तक रसाई के लिए वो नाम इस्तेमाल किया था। रीना ऐसी भी गई गुजरी नहीं थी कि उससे एक रंगीन मुलाकात का पैमाना तय हो जाने के बाद कोई जवान साल आशिक वक्त की अहमियत को नजरअंदाज कर देता। हो सकता है कि अशोक तोबा शिकन रीना का करीबी दोस्त रहा हो। वो दोनों एक दूसरे के पैकरों में अपने अपने लिए लाजवाल आसूदगियां तलाश करते रहे हों। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक बात सामने आ रही थी कि वो कहानी सच होने के बावजूद इस रोज अशोक को इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में मदऊ नहीं किया गया था। वो शाम शायद रीना ने मेरे ही नाम की हुई थी। वो एक इत्तेफाक था कि उसकी वो कोशिश कामयाब साबित हुई थी। मुझसे मिल बैठने के लिए उसने हर एतबार से एक मजबूत कहानी तराजी थी। रीना अजीत राय न जाने कब से मुझे घेरने के चक्कर में थी, मगर इस शाम वो अपनी कोशिश में कामयाब हो चुकी थी और मैं उसके साथ मौजूद था। इस फैसले पर पहुंचने के बाद मैंने रीना पर अपनी नर्म जिरा का रुख यकायक तब्दील कर दिया। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? मैंने जूतों और मौजों से गुलखलासी हासिल करने के बाद कदरे जारहाना लहजा में पूछा। रीना के लिए मेरा वो सवाल बिल्कुल गैर मुतवक्का था। वो बुरी तरह बौखला गई और अपने दोनों हाथ फिजा में उछालते हुए बोली, मैं क्या जान सकती हूँ? कुछ भी नहीं जानती। अशोक अपने दिए हुए वक्त पर नहीं पहुंचा था। मुझे किसी पुरसकून मेज की तलाश थी। तुम बालरूम में उकताए हुए अंदाज में अकेले बैठे हुए थे। मैं पनाह की तलाश में तुम्हारे पास पहुंच गई। तुमने मुझे खुश आमदीद कहा और बस। उसने अपनी बाईं आंख दबाई। तुम कुछ ढीले ढीले से लग रहे हो, हिम्मत करो और तैयारी पकड़ो। मैं रात को देर से घर जाने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं करती, लेकिन रात भर घर से गायब रहने के बारे में नहीं सोच सकती। तुमने वाकई मुझे मसहूर करके रख दिया है। कोई स्याह ये सोच भी नहीं सकता कि वो एक अजनबी मुल्क में जाएगा और अचानक वहां तुम जैसी हसीना से दोस्ती करने में कामयाब हो जाएगा। ये मुझे अभी तक एक रंगीन और सुहाना ख्वाब महसूस हो रहा है। सिर्फ एक टेढ़े सवाल के बाद मेरे एतराफ ने रीना को दोबारा बेफिक्र कर दिया। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं सुनती हूँ कि आजकल जो भी समंदर पार चला जाए और 2-4 सतरें लिखना जानता हो, वापसी पर अपना पूरा सफरनामा लिख डालता है, जिसमें सारा जोर इस बात पर होता है कि बाहर की हसीनो जमील दोशीज़ाएं बस उसी के इंतजार में बैठी सूख रही थी। इधर शाह ने जहाज से कदम बाहर निकाला और उधर बनी सबरी लड़कियों ने उस पर जलगार कर दी। यूं मालूम होता है जैसे स्याह के पहुंचने से पहले वहां के मर्द लाम पर भेज दिए जाते हैं या शर्म से मर जाते हैं। मुबालगा आराइयां जरूर होती हैं। मैंने सिगरेट का कश लेकर पुरख्याल अंदाज में जवाब दिया, मगर इसमें पढ़ने वालों का भी कसूर होता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये सोचना भी मुश्किल है कि अजनबी मर्द और औरत आपस में जरा सी देर बात कर सकें। हर देखने वाला इनकी तरफ से शक व शुबे में पड़ जाता है। इस माहौल में रहने वालों को वलायत के किस्से अजीब लगते हैं। तहजीब और शाइस्तगी के दायरे में रहते हुए किसी भी औरत से बात की जा सकती है। आदमी में हौसला हो तो थोड़े से हंसी मजाक की गुंजाइश भी निकल आती है। जरा सी देर के बाद औरत या लड़की को याद भी नहीं रहता कि उसने किससे बात की थी। हम इसकी तस्वीर अपने दिल में बसा लेते हैं और वापसी पर नमक मिर्च लगाकर उसकी कहानी सफरनामे में डाल देते हैं। कुछ लिखने वाले का मुबालगा और कुछ पढ़ने वालों की तंग नजरी ऐसे वाकयात अजीब मालूम होने लगते हैं। तुमने कभी कोई सफरनामा लिखा तो उसमें मेरा जिक्र करोगे? उसने अपनी मखमूर निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज करके पूछा।
मैं लिखने पढ़ने वाला आदमी नहीं हूँ। कभी कलम पकड़ने की हिम्मत हो गई तो तुम जरूर याद आओगे। मैंने उसे यकीन दिलाया और फिर बात को फौरन ही दूसरे रुख पर ले आया। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। बालरूम में बैठा हुआ हर मर्द तुम्हारे कुर्ब की आरजू में मरा जा रहा था। यह मेरी खुशकिस्मती है कि तुमने मेरा इंतखाब किया। मुझसे बातें ही नहीं की बल्कि मुझे अपनी ख्वाबगाह में ले आई हो। मगर मेरा दिल कह रहा है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। इस भीड़ में तुम्हारी नजर मुझ पर ही क्यों रुकी? वहां बैठे हुए 2-3 मर्दों में मुझे तुम ही सबसे बेहतर और शरीफ नजर आए थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बोली, मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरी तरफ से तुम्हारे दिल में कोई शक परवान चल रहा है, वरना अब तक तुम इधर उधर की बातें करने के बजाय बिस्तर पर मेरे साथ लेटे हुए होते। थोड़ी देर पहले तुमने ही कहा था कि बीवी और गैर औरत में बहुत फर्क होता है। आदमी अपनी बीवी का तेज लहजा बर्दाश्त नहीं करता, गैर औरत का नखरे खुशी से उठाता है। मैं तुम्हारे लिए गैर औरत हूँ, ऐसी बुरी नहीं हूँ, फिर भी तुम मेरे करीब आते हुए डर रहे हो। मैं तुमसे नहीं, अपने आप से डर रहा हूँ। मैंने उसकी बात काट कर कहा, मैं पाकिस्तानी हूँ, पहली बार यहाँ आया हूँ। सुना है कि यहाँ पाकिस्तानियों को शक व शुबे की नज़र से देखा जाता है। मैंने अभी तक खुद पर बहुत मुश्किल से काबू रखा हुआ है। मेरा दुराने खून कनपट्टियों में जोर कर रहा है। डरता हूँ कि जज्बात के रूह में बहकर बेलगाम हो गया तो कहीं किसी चक्कर में न फंस जाऊं। होटल के कमरे से एक लड़की के साथ पकड़े जाने का तस्वुर मेरे लिए बहुत खौफनाक है। वो मुझे चिढ़ाने वाले अंदाज में हल्की सी अंगड़ाई लेकर हंसी, फिर बोली, तुमने मुसलमानों का नाम डुबो दिया। मैंने तो सुना था कि मुसलमान गोश्त खाने और औरतों को रुझाने के इतने शौकीन होते हैं कि इनसे सब्र नहीं होता। जरा सा मौका मिले तो बेलगाम हो जाते हैं। एक तुम हो के? यह मेरी बात का जवाब नहीं है। मैंने दोबारा उसका फिक्र दरमियान से उड़ा दिया। यह भारत है, कोई इस्लामी मुल्क नहीं है। उसने कदरे संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, क्या औरत के साथ जबरदस्ती करना जुर्म है? अगर हम दोनों आपस में राजी हैं तो यहाँ का कानून हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। मैंने तुमसे अभी तक रुपए पैसे की कोई बात नहीं की। तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरा बाप खुशहाल आदमी है। मैं कोई बाजारी औरत नहीं हूँ जो टके टके के लिए मुंह काला करती फिरूं। आओ करीब आ जाओ। मैं उससे बातें कर रहा था लेकिन मेरा जहन कहीं और उलझा हुआ था। मैं इस घड़ी के बारे में सोच रहा था जब गजाला ने मुझे कमरे से बाहर निकलकर खुली फिजा में थोड़ी सी तफरीह करने का मशवरा दिया था। इस वक्त वही तफरीह रीना की सूरत में मेरे गले पड़ गई थी। अगर मेरे अपने मकासद ना होते तो मेरे लिए सबसे आसान राह यह होती कि मुझे मेज पर बैठने की इजाजत न देता। वो बैठ जाती और बात बढ़ जाती तो मैं उसकी हर पेशकश को ठुकरा कर होटल के उस कमरे से निकल जाता जहां मेरे गिर्द अपना जाल मजबूत कर रही थी। मैं एक अहम मकसद लेकर भारत पहुंचा था। इस इब्तदाई मरहले पर मैं किसी मामूली बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। रीना से मुलाकात के बाद जहां मेरे जहन में एक बेनाम सा खौफ सर उभार रहा था, वहां मेरा तजस्सुस भी हद से बढ़ चुका था। उसकी जुबान से अनिल बिस्वास का नाम सुन लेने के बाद मैं इस लड़की को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहता था। इससे मेरी खासी बातें हो चुकी थी। कुछ बातें ऐसी तल्ख भी थीं कि वो चाहती तो बरहम होकर मुझे अपने कमरे से चले जाने का हुक्म दे देती। मेरी तरह शायद उसकी भी कोई मजबूरी थी। वो किसी खास मकसद से मुझ तक पहुंची थी और वो मकसद हासिल किए बगैर तही दस्त वापस लौटना नहीं चाहती थी। मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। मैं इन खतूत का तजिया करता रहा। फिर मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं जूते उतार चुका था। मैं कुर्सी छोड़कर उठा और रीना के फिजा में अपनी तरफ उठे हुए दोनों हाथ थाम लिए। मेरे मुतरी हुई शराब की वजह से वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही थी। उसने मुझे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। होटल के बालरूम से शुरू होने वाली आशनाई लम्हों का सफर तय करती हुई गहरे कुर्ब में तब्दील हो गई। रीना खुश शक्ल, खुश लिबास, खुश मिजाज और खुश गुफ्तार लड़की थी। जब तक वो जुबान से काम लेती रही मैं तवज्जो से उसकी बातें सुनता रहा। फिर उसके जिस्म के दूसरे आज़ाब भी जुम्बिश में आ गए। इन जुम्बिशों में अजीब सी कशिश और बेआवाज गुनगुनाहट थी। मैं उसकी दस्तरस से बाहर था तो उसके खिलाफ सोच रहा था, लेकिन उसके सामने हथियार डाल देने के बाद मेरे जहन से अनिल बिस्वास, जॉन स्मिथ और दूसरा हर नाम गायब हो गया था। जहन पर बस पुरकशिश और नीम वहशी सी रीना बाकी रह गई थी। रीना अजीत राय अपनी उम्र से कहीं ज्यादा चालाक और तजर्बेकार लड़की थी। उसने तकल्लुफ की दीवारें गिराकर बेतकल्लुफी की एक नई दुनिया खड़ी कर ली थी। अगर उसका अनिल बिस्वास से ताल्लुक न होता तो दोस्ती के लिए वो एक अच्छी साथी साबित हो सकती थी। मुझे तुम्हारे खुलूस पर यकीन आ गया। मैंने मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब दौलत कमाने के नुस्खे के बारे में कुछ बताओ। अरे तुम्हें वो बात याद है? यकायक रीना का चेहरा खिल उठा। मैं समझ रही थी कि तुम मेरी पेशकश को कोई अहमियत नहीं दे रहे हो। इंसान को दुनिया में सब कुछ मुयस्सर हो लेकिन दौलत ना हो तो जिंदगी बेकैफ हो जाती है। सब कुछ मुयस्सर होना ही दौलतमंदी की निशानी है। तुम्हारी यह बात मेरी समझ में नहीं आई। उसने उलझी उलझी नजरों से मेरी तरफ देखा। सब कुछ से मेरी मुराद तंदुरुस्ती, खूबसूरती और अच्छी सीरत से था। हाँ, वो बेपरवाही से बोली, इन्हें कोई नहीं पूछता। जेब भारी हो तो 60 साल बदसूरत बुढ़िया भी किसी जवान साल बाक्सर से इश्क लड़ा सकती है। पता नहीं भगवान ने पैसे में इतनी कशिश क्यों रख दी है।
मेरा कारोबार महदूद है, आमदनी भी मुख्तसर सी है। यूं समझ लो कि बरसों से भारत की सैर करने का प्रोग्राम बना रहा था, मगर अब पाकिस्तान से निकलने की हिम्मत कर सका हूं। हर बार भारी अखराजात का खौफ मेरे रास्ते की रुकावट बन जाता था। आमदनी बढ़ेगी तो बार बार यहाँ आते रहोगे। उसने जोर देकर अपनी बात दोहराई। यहाँ क्या, फिर तो तुम्हारी मर्जी होगी। दुनिया बहुत वसी और रंगीन है, जहाँ चाहो जा सकोगे। ये सौदा बन गया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। हो सकता है कि तुम मुझे पहचानने से इनकार कर दो। गुड़ खाने के बाद गुलगुलों से परहेज हमाकत का मुतरादिफ था। मैंने वालियानापन की अदाकारी करते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया। पहले वो सुपुर्दगी पर आमादा थी और मैं उससे गुरेज कर रहा था। इस वक्त मैंने पहल की तो वो मचल कर मेरे बाजुओं से निकल गई। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि मुझे तुम्हारे अंकल के लिए क्या काम करना होगा। मैंने कहा, छोटे मोटे और मामूली काम होंगे, उनके बारे में वही तुमको ब्रीफ करेंगे। मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। अंकल अनिल किस महकमे में काम करते हैं? मैंने उसे आजमाने के लिए पूछा। मुझे तफसील का इल्म नहीं, बस ये जानती हूँ कि वो रिसर्च का कोई काम करते हैं जिसकी बड़ी कदर की जाती है। उसने मुझसे झूठ नहीं बोला था, मगर आधा सच बोलकर कन्नी कतरा गई थी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के 3 इब्तदाई हरूफ लेकर ही रा की इस्तिलाह तख्लीक की गई थी। उसने मुझसे अनिल बिस्वास की रिसर्च का जिक्र कर दिया था। उसकी तजजियाती मसरूफियात गोल कर गई थी। फिर इनसे कब मिलवा रही हो? अनिल बिस्वास तक पहुंचने के लिए मेरी तरफ से दिलचस्पी का इजहार जरूरी हो गया था। तुम रजामंद हो गए हो? अब मैं कोशिश करूंगी कि जल्द अज जल्द तुम्हारी और उनकी मुलाकात हो जाए। उसने आसूदगी से सर हिलाते हुए कहा। फिर अचानक पूछा, अब ये बताओ कि डिनर के लिए क्या मंगवाया जाए? तुम्हारे कौल के मुताबिक मुसलमान गोश्तखोर होते हैं। मैं होटल में कोफ्ते खा चुका हूँ, मगर बाद में ख्याल आया था कि वो झटके का गोश्त होगा। उसने जोर जोर से अपने सर को नफी में जुम्बिश थी। फिर कहा, हम गाय को पूछते हैं, तुम लोग उसका गोश्त शौक से खाते हो, इसलिए यहाँ गौ हत्या जुर्म है। मुसलमान अपनी बस्तियों में चोरी छुपे गाय काट कर आपस में गोश्त बांट लेते हैं। यहाँ खुले बंदों गाय का गोश्त नहीं मिलता। भारत में इतने मुसलमान रहते हैं कि हर करीने के होटल में रवादारी से काम लिया जाता है। गाय के सिवा जो भी गोश्त मिलता है ज़िबा किया हुआ होता है। इस रवादारी में भी कोई न कोई मसलहत होगी। मैंने हर से पूछा। सीधी सी बात है, मुसलमान और यहूदी झटके का गोश्त नहीं खाते, इसे हराम समझते हैं। इनकी वजह से जानवरों को ज़िबा किया जाता है। इस पर हिंदू, सिख और ईसाई एहतजाज नहीं करते। मेरी हैरत में कदरे इजाफा हो गया। वो बस गोश्त खाते हैं, ज़बीहे पर उन्हें कोई एतराज नहीं होता। पढ़े लिखे हिंदू भी अब झटके पर ज़बीहे को तरजीह देने लगे हैं। जानवर तड़पता है तो इसकी रग रग से खून बहकर निकल जाता है। जानवर का झटका कर दिया जाए तो सारा खून गोश्त और रगों में जमा रह जाता है। कमाल है कि तुम सिर्फ कोफ्ते खाने के लिए यूं बाल की खाल निकाल रहे हो। यहाँ की सब्जियां खाकर देखो, तुम हैरान रह जाओगे। तुम भूल रही हो कि मेरे कमरे में मेरी साथी मेरी वापसी का इंतजार कर रही होगी। मैंने खाने से मुआवजत चाहे, अब मुझे इजाजत दो। वो बीवी होती तो मुझे परवाह भी ना होती, लेकिन तुमने बताया है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। परदेश में ऐसी दोस्त को नाराज नहीं करना चाहिए। मेरी तवक्का के बरक्स उसने बहुत आसानी से मुझे इजाजत दे दी और मैं उठ गया। मुझे कैसे पता चलेगा कि अनिल बिस्वास से कब मिलना है? मैंने ठिठक कर पूछा। उसने अपने वेंटी बैग से कार्ड निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। इस पर मेरा फोन नंबर है, चाहो तो रिंग कर सकते हो। वैसे अंकल से वक्त तय हो जाने के बाद मैं खुद तुम्हें फोन करके बता दूंगी। ये ध्यान रखना कि अंकल अंग्रेजों से ज्यादा वक्त की पाबंदी करते हैं। मैंने वो कार्ड पढ़ा और जेब में रख लिया। इस पर रीना का पूरा नाम, ग्रेटर कैलाश वन का पता और फोन नंबर दर्ज था। वो मुझे रुखसत करने के लिए कमरे के दरवाजे तक आई और दरवाजा खोलने से पहले नरमी से मेरे सीने से लगी। मैं रीना के कमरे से रुखसत होकर अपने कमरे में पहुंचा तो गजाला ने दरवाजा खोला। वो मुतवहिश और परेशान नजर आ रही थी। खुदा का शुक्र है कि अब सही सलामत लौट आए। आपकी तरफ से रह रहकर मेरा दिल होल रहा था। जज्बात की शिद्दत से उसकी आवाज कांप रही थी।